हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि चैप्टर 5 में लिथोस्फीयर का जो कॉन्टिनेंट पार्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है और उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर की। अब आपको पता ही है दैट अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. तो ये तो हमें पता है कि अगर ये पूरा अर्थ है तो इसका बहुत सारा एरिया अराउंड अराउंड इतना सारा एरिया, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया जो कि अराउंड 71% होगा वो कवर्ड है वाटर से एंड 29% जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर्ड है लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है भाई? वाटर अपने सारे फॉर्म में, चाहे वो ग्लेशियर के फॉर्म में हो, चाहे रिवर के फॉर्म में हो, या फिर एवोपरेटेड वाटर जो होता है ना जिसे हम गैसेस बोलते हैं उसके फॉर्म में हो। एज रनिंग वाटर इन ओशियन। देखो रनिंग वाटर मतलब सिंपल वाटर ओशियन में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, और आइस इन ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर्स इन एटमोसफेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो ये सब कुछ क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियन। तो जितना भी वाटर है उसका 97% तो आपको ओशियन में ही मिलेगा, यानी बहुत सारा हिस्सा ओशियन के अंदर है। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। और आपको पता है कि ओशियन वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है, उसे हम यूज नहीं कर सकते। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers and under the ground, and very small percentage of the available water is fresh water. तो जो वाटर अवेलेबल है उसका बहुत ही कम पार्ट कैसा है? फ्रेश वाटर है। तो हमने इस पूरी स्लाइड में क्या समझा कि भाई अर्थ पे 71% तो वाटर है, ओके, और 29% क्या है? 29% लैंड है। 71% वाटर में से भी 97% वाटर जो है वो ओशियन के अंदर है। तो अब बचा 3%, और उस 3% जो वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट ग्लेशियर्स के फॉर्म में है या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। तो बहुत ही कम परसेंटेज हमें फ्रेश वाटर के फॉर्म में मिल पाता है। चलिए अर्थ की इस सिचुएशन को हम थोड़ा क्रिएटिव वे में समझने का ट्राई करते हैं। सपोज ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये पूरी अर्थ है, ठीक है। तो इस अर्थ पे जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये जो लैंड मास आपको दिख रहा है ये है 29%, ओके, 29%। इसके बाद जो सारा पार्ट बचा हुआ है, ये जो आपको सारा पार्ट दिख रहा है जो वाटर के कलर में है, राउंड ब्लू कलर में, ये सारा का सारा, ये सारा क्या है? ओशियन है। तो इसकी परसेंटेज कितनी है? 71%, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको ये डिफरेंस। और 71% में से भी मैक्सिमम सारा ओशियन ही है, कुछ ही है जो लेक्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, जो हमें फ्रेश वाटर के फॉर्म में मिल जाता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो इतना सारा वाटर हमें दिखाई दे रहा है वो ओशियन में है और सॉल्टी वाटर है। तो भले से ही हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट है मगर फिर भी उसे शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना ही पड़ता है। तो चलिए हम थोड़ा ओशन को और अच्छे से समझ लेते हैं। ओशन में क्या क्या होता है? ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ये तो हम देख ही चुके हैं। अराउंड 97% जो वाटर अवेलेबल है उसका 97% क्या है? ओशियन है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये सारे ओशियन आपस में कनेक्टेड हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। आपको पता है कि ओशियन का वाटर कभी एक जगह रुकता नहीं है, हमेशा मूव करता रहता है, फ्लो करता रहता है, उसमें वेव्स हमेशा बनती रहती हैं। The three chief movements of ocean water are waves, tides and ocean currents. तो भाई जो तीन मूवमेंट होती हैं उन्हें हम वेव्स कहते हैं, टाइड्स कहते हैं और ओशन करेंट्स कहते हैं।
तो ओशियन के अंदर जो वाटर मूव कर रहा है उसकी स्पीड के बेस पे, उसके जो जो इसका मूवमेंट है, जिस स्पीड से हो रहा है या जितने हाइट तक हो रहा है, इस पूरे के ऊपर बेस्ड है कि उसे वेव कहेंगे या टाइड्स कहेंगे या फिर ओशियन करेंट कहेंगे। ठीक है। 5 मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। इसे हम थोड़ा भी पिक्चर में देख लेंगे। ये सब इनके साइज के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो, पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। पैसिफिक ओशियन कैसा है? सबसे लार्ज है, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अर्थ के 1/3 पार्ट पर पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था ना, मरीना ट्रेंच है जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। ठीक है, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, यानी ये मरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन में ही मिलेगा। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो पैसिफिक ओशियन की शेप कैसी है? ऑलमोस्ट गोल है, पूरी की पूरी सर्कल जैसा बनाता है। देखिए मैं आपको इसे फटाफट से दिखा देती हूँ। लुक हियर, इन दिस मैप यू कैन सी, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पैसिफिक ओशियन बना रहा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट, इनको मिला के अगर हम इन दोनों हाफ को, ये लगभग लगभग कैसे लग रहे हैं? हेमिस्फीयर जैसे लग रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कैसी शेप बनेगी? एक गोल शेप बनेगी ना। यही गोल शेप दोनों को मिला के, इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि अर्थ को हमने यहाँ पे ओपन करके दिखाया है ना, अर्थ को अगर हम फिर से वापस ज्वाइन करेंगे इन दोनों पार्ट्स को तो एक कैसी शेप बन जाएगी? एक सर्कुलर शेप बन जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अकेला पैसिफिक ओशियन ही है जो कैसा दिखाई देता है? सर्कुलर दिखाई देता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सर्कुलर शेप बन जाएगी। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है जिसे हमने देखा, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है? तो हमने देखा, देखो एशिया से सराउंडेड है ही, ऑस्ट्रेलिया से भी है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका भी इसको सराउंड करते हैं। तो ये 4 कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है। एक साइड हमने देखा था कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया ने इसको कवर करके रखा हुआ है, और दूसरी साइड से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ने इसे सराउंड करके रखा हुआ है। जब आप मैप पे देखेंगे यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये आपको करना है, आपको अपना एटलस निकालना है एंड यू विल सी इन इट कि उसके अंदर जो पैसिफिक ओशियन है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है। नाउ चलिए अब हम नेक्स्ट ओशियन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द अटलांटिक ओशियन। ओके, ये कैसा है भाई? ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके, अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सा था? पैसिफिक। चलिए, इट इज एस शेप्ड। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में, फटाफट से दिखाऊं। देखिए ये जो मैप है, यहाँ पर यू विल सी, ये जो पूरा देखो, एक ये यहाँ पे एस जैसे शेप बन गया, दूसरा एस शेप हमारा ये बन गया है, बन रहा है ना? ये देखिए, तो ये एस बना या नहीं बना? ये जो पूरा एरिया है, ये सारा वाटर किसका है? अटलांटिक ओशन का। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशन। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इसकी शेप कैसी है? एस शेप है, मतलब एस जैसी शेप ये बना रहा है। तो इस अटलांटिक शेप को एस शेप ओशियन भी बोलते हैं। Now, this Atlantic Ocean is flanked by North America and South America on the western side. तो western side इसके कौन कौन से continents हैं? North America and South America and Europe and Africa on the eastern side. देख लेते हैं इसको भी। सी, ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन। तो ये देखो, ये इसकी वेस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये वाला ईस्टर्न डायरेक्शन है। तो ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? जल्दी से देख के बताइए। एक तो यूरोप है और दूसरा अफ्रीका है। तो ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन कौन से कॉन्टिनेंट ने इसको सराउंड करके रखा है? यूरोप और अफ्रीका ने। अब आते हैं वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न डायरेक्शन में यहाँ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जिन्होंने इसे सराउंड करके रखा है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। समझ गए आप? ओके, तो हमने देख लिया कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ये जो अटलांटिक ओशन है वेस्टर्न साइड से कवर्ड है, और यूरोप और अफ्रीका से ईस्टर्न साइड से कवर्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड। देखो, इंडेंटेड का मतलब है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है। ठीक है, दिस इज इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। तो इसकी जो लाइन है ना, बहुत लंबी होने के साथ साथ कैसी है कि यहाँ पे कई सारे हार्बर्स इजीली पॉसिबल हैं। मतलब थोड़ी ज़्यादा ऊपर की साइड है, मतलब नीचे ज़्यादा गहरी नहीं है, तो वहाँ पर नेचुरल हार्बर्स बनना पॉसिबल है।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। तो कॉमर्स मतलब होता है ट्रेड करना, है ना, तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बिजी ओशियन कौन सा है? एटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो एटलांटिक ओशियन के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन है। अब आ जाते हैं इंडियन ओशियन पे। द इंडियन ओशियन इज ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। भाई ये एक इकलौता ऐसा ओशियन है जिसे एक कंट्री के नाम पे नाम दिया गया है, कंट्री के नाम पे नाम मिला है। ठीक है, इट इज़ इंडिया। तो किसके नाम पर मिला है? इंडिया के नाम पे, इंडियन ओशियन इसको बोलते हैं। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। तो इसकी शेप कैसी है? ट्राइंगुलर है, जो मैं अभी आपको मैप में दिखा दूंगी। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में क्या है इसके? एशिया है। इन द वेस्ट अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं मैप पे। ओके, तो देखिए मैप में ये वाला जो एरिया है ये पूरा है इंडियन ओशन। तो इसका शेप कैसा हो गया? देखो ऑलमोस्ट कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, तो इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। और वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा है? अफ्रीका। एंड ऊपर नॉर्थ में कौन सा है? एशिया। ठीक है, तो तीनों देख लिए। शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। और इसको तीन साइड से सराउंड किसने किया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात आती है सदर्न ओशन की। ठीक है, तो सदर्न ओशन कौन सा वाला है? इट इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो देखो इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। ये सदर्न ओशियन है, मतलब नीचे वाला ओशियन है। ठीक है, सदर्न डायरेक्शन नीचे होगा ना, तो नीचे सदर्न ओशियन है जिसने क्या किया हुआ है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को चारों साइड से कवर किया हुआ है। मतलब अंटार्कटिका जो हम देखा था ना, साउथ पोल के साइड जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके चारों साइड जो वाटर है वो क्या है? उसी को सदर्न ओशियन बोलते हैं। एंड नॉर्थ वेस्ट ये कहाँ तक है? 60 डिग्री तक फैला हुआ है, 60 डिग्री साउथ तक। चलिए मैं इसको आपको मैप पे दिखाती हूँ सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। लेट्स सी, ये देखिए, ये जो नीचे जो व्हाइटिश पार्ट आपको दिख रहा है ये किसकी बाउंड्री है? ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी है। ठीक है, अब इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बाउंड्री के ऊपर ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री तक जो फैला हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये जो एरिया 60 डिग्री तक फैला हुआ है, यानी यहाँ तक का जो वाटर होगा नीचे वाला पूरा जो 60 डिग्री तक आ रहा है, 60 डिग्री साउथ तक आ रहा है, इसे हम बोलेंगे, कौन सा कॉन्टिनेंट बोलेंगे? सदर्न ओशियन बोलेंगे। कौन सा ओशियन बोलेंगे? सॉरी, कॉन्टिनेंट नहीं, ओशियन। कौन सा ओशियन है ये? सदर्न ओशियन बोलते हैं। तो इस पूरी वाटर बॉडी को, यहाँ तक वाली को, इस पूरी को हम बोलेंगे सदर्न ओशियन। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अब आता है हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट जिसे हम बोलेंगे द आर्कटिक ओशियन। जो आर्कटिक ओशियन है वो ऊपर है। ठीक है, इट इज लोकेटेड विद इन द अंटार्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल को चारों साइड से कवर करता है। जो सदर्न ओशियन था वो किसको कवर कर रहा था? साउथ पोल को। और नॉर्थ पोल को जो कवर कर रहा है वो कौन सा होगा? आर्कटिक ओशियन। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट से ये किससे कनेक्टेड हो जाता है? पैसिफिक ओशियन से। इट इज बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोशिया। तो भाई नदर्न कोस्ट पे ये किससे बाउंडेड है, मतलब किससे सराउंडेड है? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। तो ये तो हो गई सिंपल सी चीज़। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गए ओशियन सारे कवर हो चुके हैं। हमने कुछ 5 ओशियंस के बारे में बात करी जिनमें बहुत ही छोटे छोटे से फैक्ट थे याद करने के लिए। चलिए अब हम एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी, एटमॉस्फेयर में क्या क्या आएगा? भाई लिथोस्फेयर देख लिया, हाइड्रोस्फेयर देख लिया, लेट्स कम ऑन एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस। जितनी भी जो गैस से सराउंडेड जो लेयर है उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। यानी हमारे अर्थ के चारों ओर गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, और उन्हीं के पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इन इंटीग्रल एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। ये हमारे प्लैनेट का बहुत ही इंटीग्रल, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज। तो ये हमें किससे बचाता है? सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। और जो एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं वो भी हमें इसी एटमॉस्फेयर से मिलती है।
द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो इसकी जो हाइट है मतलब अर्थ से कहाँ तक है, 1600 किलोमीटर तक है। नाउ द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। और ये जो एटमोसफेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है और वो उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैसेस उसके अंदर मिलेंगी। तो कंपोजिशन है, टेम्परेचर है, अदर प्रॉपर्टीज है, इन सबको मिला के उसकी लेयर को डिवाइड किया हुआ है। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, और ये कहाँ से शुरू होती हैं, अर्थ के सर्फेस से देखते हैं पहली लेयर, फिर उसके और ऊपर दूसरी लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे करके ये लेयर हैं। इनके नाम क्या हैं, सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर हैं। चलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सी, अगर हम इस पिक्चर को केयरफुली देखें तो यू विल सी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, पूरा अर्थ का सरफेस है। उसके से थोड़ा ऊपर हम जाएंगे तो हमें कौन सी लेयर मिलेगी, ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो गैस की जो लेयर है, यहाँ पर जो गैसेस होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर मिलेंगी। ठीक है, देन अगर हम ट्रोपोस्फेयर से भी थोड़ा ऊपर जाएं तो हमें कुछ ये लेयर मिलेगी। ठीक है, इस लेयर को हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाएं तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो वी विल सी कि हमें मेसोस्फेयर मिलेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रॉकेट वगैरह सब कुछ मूव हो रहे हैं। अगर हम मेसोस्फेयर के भी ऊपर जाएंगे तो वी विल गेट थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो लास्ट लेयर है उसे हम बोलेंगे एक्सोस्फेयर। तो आपने ये 5 लेयर देख ली हैं। देखिए, फर्स्ट क्या थी, ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स में एक्चुअली क्या क्या है और इनकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली नाइट्रोजन से कंपोज्ड है। उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद ऑक्सीजन आती है विच मेक्स अप टू 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो मेनली क्या है, नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन है 21% है। इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर आती हैं अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% ऑफ द वॉल्यूम। और इसके अलावा भी जो बची हुई हैं उसमें आएगा 1% वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो हमें यहाँ से मिलती है। जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, तो प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ में भी नाइट्रोजन हेल्प करती है, इवन ह्यूमन की ग्रोथ में भी। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज इट ऑब्जर्व्स द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। तो अर्थ जो हीट वापस रेडिएट करती है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पकड़ लेता है, बाहर नहीं जाने देता। तो हम क्या है, एकदम से हमें गर्मी ठीक लगती है। अगर सन नहीं भी होता तो भी हमें हीट जो है वो फील होती है, अदरवाइज हम तो ठंडे पड़ जाते एकदम, है ना। देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। तो प्लैनेट को वार्म कौन सी गैस रखती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपको पता ही है ना, प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं तो कौन सी गैस को कंजर्व करते हैं, कौन सी गैस को का यूज़ करते हैं, वो CO2 का यूज़ करते हैं। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी इसेंशियल है। अब अगर हम डेंसिटी और एटमॉस्फेयर की जो हाइट वगैरह है उसको देखें, चलिए देख लेते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है, मतलब जो गैसेस होती हैं वो कितनी ज़्यादा पास पास हैं। ठीक है, कितनी ज़्यादा क्लोज हैं, कितनी ज़्यादा गैसेस वहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो कहाँ पर होती है, सी लेवल पे, मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे ही गैसेस की डेंसिटी कम होती जाएगी। यू नो, क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। आपको पता है, जब जो क्लाइंबर्स हमने पढ़े थे ना, बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा था, नॉर्वे तेंजिंग के बारे में पढ़ा था, नॉर्गे तेंजिंग के बारे में, तो उनके बारे में हमने क्या देखा था कि जब वो ऊपर जाते हैं, जब वो कोई माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं। और वो क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है गैसेस जो हैं वो दूर दूर होती जाती हैं, तो वहाँ पे हमें कम गैसेस मिलेंगी। मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी बट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी कि वो ब्रीदिंग के लिए सफिशियंट हो। इसीलिए वो क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं। ठीक है, दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, जिससे वो ऊंचाई पे ब्रीथ कर पाए।
द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। आपको पता ही है, अब जब भी आप कभी गए होगे माउंटेन्स वगैरह पे, हिल्स स्टेशन वगैरह पे घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है, चाहे आप गर्मी में चले जाइए बट आपको वहाँ पे ठंडी लगेगी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि जितनी भी आप ऊंचाई पर जाते जाते हैं टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप का टेम्परेचर रहता है, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे हाई प्रेशर वहाँ पे कैसा है, लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, जब प्रेशर की बात आ गई है तो हम प्रेशर के बारे में एक बहुत अच्छे से बात समझ लेते हैं कि दो तरह के प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। मतलब जहाँ पे ज़्यादा गैसेस बनेंगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे गैसेस जो है वो ऊपर की साइड चली जाएंगी, गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यू विल सी कि गैसेस जो होती हैं वो हमेशा कैसे मूव होती हैं, जो एयर होती है वो कैसे मूव होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गैसेस हैं वो सारी किस साइड जाएंगी, जहाँ पे लो प्रेशर है, जहाँ पे गैसेस कम है। ठीक है, तो गैसेस हमेशा या एयर हमेशा किस साइड मूव होती है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और जब ये एयर मूव होती है तो हमें लगता है कि विंड चल रही है। ठीक है, इसे हम विंड बोलते हैं। तो अब आ गया है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था, इट इज द डोमेन ऑफ लाइफ जो तीनों लेयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फेयर से और एक और कौन सा था, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। हाँ, हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों से मिलकर बना है। तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इन तीनों से मिलकर ये बनता है। इन इट, इसके अंदर, इन दिस जोन ऑफ दैट लाइफ दैट इज यूनिक फॉर द प्लैनेट एग्जिस्ट। तो यहीं पर आपको सारी लाइफ मिलेगी, मतलब आपको प्लांट भी यहीं पर मिलेंगे, एनिमल भी यहीं पर मिलेंगे और ह्यूमन भी यहीं पर मिलेंगे, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यहीं पर मिलेंगे, जो वाटर एनिमल है वो भी, मतलब सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इसके इन तीनों चीज़ों के साथ होने पर। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ गायब हुई तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो देयर आर सेवरल species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। All the living organism including humans are linked to each other। भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस पे डिपेंडेंट है, ये बायोस्फीयर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and animal kingdom। तो अगर हम बायोस्फीयर में भी देखें तो लाइफ में काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो एक को बोलेंगे प्लांट किंगडम और दूसरे को बोलेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, नाउ द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये तीनों मिलते हैं, है ना, अफेक्ट ईच अदर इन सम वे, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। और द अदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो हमारी नीड्स की, जो वुड की नीड है, जो क्लियरिंग लैंड है, वो हमें क्या है, फुलफिल हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़मीन मिल जाएगी अगर हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है वो स्लोप से हट जाएगी। सिमिलरली अर्थ सर्फेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़। मतलब हम अर्थ में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ तो नेचुरल क्लैमिटी की वजह से ऊपर नीचे हो गई पूरी अर्थ, है ना, कहीं पे। इवन अर्थक्वेक की वजह से कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो टूट जाती हैं। तो पूरा जो सर्फेस है अर्थ का वो देखने में चेंज ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड है वो आपस में मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी। रिसेंटली सुनामी जो आई थी उसके केस में भी यही हुआ था, जो अंडमान निकोबार के पार्ट्स थे वो डूब गए थे पानी के अंदर। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन नीड। और अगर क्या होता है कि हम गंदे पानी के अंदर कुछ गंदी चीज़ें बहा देते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या फिर कोई फैक्ट्री का कुछ गंदा पानी है, उससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं और ये पानी जो होता है वो अनसूटेबल हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। अगर उसका यूज़ करेंगे तो बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और उस प्राणी के अंदर जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ रहती हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, या कोई दूसरे एनिमल है जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनकी जान को भी खतरा हो जाता है उस चीज़ से। तो इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, थर्मल पावर प्लांट है, व्हीकल्स है, इनसे एयर पॉल्यूट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा, उसके एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा आपको ट्रेंड मिलेगा। यू कैन ईजिली लिसन दिस न्यूज़ इन न्यूज़पेपर, है ना, तो वो आता रहता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है।
सो देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने की एक लिमिट बनानी चाहिए, मतलब हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो आज हमने जो ये समझे हैं सारे जो डोमेन्स हैं, जैसे हमने लिथोस्फीयर को देखा था लास्ट वीडियो में, आज हमने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को समझा। तो इन तीनों के बीच में जो बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस्ड ही रहे। कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ बहुत कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ वगैरह हैं, इन सब से अपने आप को बचाने का और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है उन सबसे बचाने का सबसे सिंपल वे है कि हम इस बैलेंस को बना कर रखें। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाय ऑल ऑफ यू।